रूसी ग्रैंड MLRS तबाह हो गया है और खेरसोन में BM-21 में भीषण आग लग गई। आज की जो बड़ी खबर है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं और बता दें आपको कि देश विदेश की तमाम घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। राजनीतिक खबरों में आज इंतजार है बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट का, जहां कल बीजेपी सीसी की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो बीजेपी आज 75 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं कांग्रेस ने कल 46 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी बड़ी खबर है बिहार से, जहां इंडिया गठबंधन में मचे घमासान चल रहा है और यहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक पेच फंसा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी सियासत जारी है, जहां आज दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की और क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में हुए यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की। हम आपको मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद रूस के एक्शन की पूरी अपडेट भी बताएंगे। TV9 पर हर खबर आपको हम दिखाएंगे और सबसे पहले आज की बड़ी खबर है, साउथ चाइना सी में बढ़ा है टकराव। ब्रेकिंग न्यूज है, साउथ चाइना सी में चीन की नेवी ने फिर से दिखाई है दादागिरी। चीन की नेवी के 2 जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट को खदेड़ा। चीन की नेवी के जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर पानी की बौछार की। समंदर में चीन के एक्शन से फिलीपींस के बोट पर सवार चालक दल को चोट आई है। फिलीपींस के बोट को भी नुकसान पहुंचा है। साउथ चाइना सी से चीन की नौसेना की दादागिरी की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। शनिवार को चीन की नेवी के 2 जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट को खदेड़ा। चीन के जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर पानी की बौछार भी की। जानकारी के मुताबिक समंदर में चीन के इस हमले में फिलीपींस की बोट पर सवार चालक दल को चोट आई है। चीन के कोस्ट गार्ड ने एक वीडियो फुटेज जारी कर मामले पर सफाई देते हुए कहा कि फिलीपींस के काफिले ने बार बार चेतावनी देने के बावजूद जबरन घुसपैठ की। और चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत और अमेरिका की सैन्य तैयारी भी तेज हो गई। 18 मार्च से भारत और अमेरिका बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे। पूर्वी समुद्र तट पर जारी इस युद्धाभ्यास का नाम टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2024 है, जिसका मकसद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के दौरान दोनों देशों की सेनाओं की आपसी समझ बढ़ाना है, ताकि आपातकालीन हालात में समय रहते तेजी से एक्शन लिया जा सके। दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास 18 मार्च से शुरू हुआ था, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका की नौसेना, आर्मी और वायुसेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ अभ्यास करते नजर आए। और एक और बड़ी खबर इस बीच, मॉस्को आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकी हमले के बाद मॉस्को में मातम पसरा हुआ है। मॉस्को के म्यूजिक हॉल में हुए आतंकी हमले में 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शॉपिंग मॉल से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। रूस के मॉस्को के क्रॉकस हॉल में शुक्रवार को हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रूस में 24 मार्च को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। हमले में 183 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने जांच करते हुए हमले में शामिल 11 लोग गिरफ्तार किए हैं। शॉपिंग मॉल से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। मॉस्को हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, इस बर्बर हमले की जाँच की जाएगी। हमले में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका ने भी हमले की निंदा की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में नरसंहार को अंजाम देने वाले सभी 4 संदिग्ध बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रूस में पिछले 2 दशक में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। अमेरिका ने मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जिन-पियरे का कहना है कि हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ISIS एक आतंकवादी दुश्मन है जिसे हर जगह हराया जाना चाहिए। रूस की राजधानी मॉस्को के बाद अब दहला क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है। देर रात सेवेस्तोपोल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए। ब्लैक सी से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर गोलाबारी की गई है। रूसी कंट्रोल वाला क्षेत्र है क्रीमिया का सेवेस्तोपोल इलाका। तस्वीरें रूसी कब्जे वाले क्रीमिया की हैं,
जहां रात भर भीषण बमबारी होती रही। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्तोपोल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले होते रहे। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से लोग दहशत में चिल्लाते रहे। सेवस्तोपोल में रात में करीब 20 धमाकों की आवाज सुनाई थी। इन हमलों में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन यूक्रेन पर आए दिन बमबारी के आरोप लगते रहे हैं। मॉस्को आतंकी हमले के अगले दिन क्रीमिया पर हुए इन हमलों से रूस भड़का हुआ है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग मलबे में दबे हैं। ब्राजील से लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें ब्राजील के रियो डी जेनेरियो राज्य की हैं, जहां भारी बारिश ने कोहरा मचा दिया। बाढ़ बारिश के चलते कई हादसे हुए। बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। भारी बारिश की वजह से एक रिहायशी इमारत भी ढह गई। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके जरिए 5 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे ही इस 4 साल की बच्ची को जिंदा बाहर निकाला गया, लोग खुशी में झूम उठे। और अब बात देश की खबरों की करेंगे। राजस्थान से खबर है, जहां जयपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 5 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें जयपुर के बस्ती की हैं, जहां कल शाम बॉयलर फटने से केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 9 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो अवैध थी। पुलिस को फैक्ट्री का मालिक भी नहीं मिला। फैक्ट्री के अंदर केमिकल से भरे कई ड्रम रखे हुए थे, जिनमें क्या भरा हुआ था अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले जयपुर के VKI इलाके में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वारदात गाजियाबाद के मसूरी इलाके की है। कल शाम करीब 7 बजे अशोक यादव नाम के कारोबारी को कुछ लोगों ने गोली मार दी। आनंद फानंद में परिवार के लोगों ने ही उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी। आज दिनांक 23/3/2024 को थाना मसूरी टाउनशिप गाजियाबाद में एक व्यक्ति अशोक यादव, जो कि बजरपुर एवं सेटिंग का काम करते हैं, शाम को 6:45 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई है। और बड़ी खबर है, बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। आज 75 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। कल देर रात तक चली है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और साथ ही आपको एक और अहम खबर बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में टूट सकता है इंडिया गठबंधन। ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच विवाद बढ़ गया है। सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब यहां पर इंडिया गठबंधन पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने अपने अपने आलाकमान को बता दिया है कि ज्यादा झुकने से अच्छा है कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाए। बिहार ने कांग्रेस में 10 सीटों की मांग की है, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस को 8 सीटों का ऑफर दिया है। लालू कटिहार सीट तारिक अनवर को देने को तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया, औरंगाबाद, भागलपुर, सासाराम जैसी सीटों को खींचतान जारी है। लालू पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों ही पूर्णिया सीट चाहते हैं। और इधर अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गई हैं। आरजेडी में शामिल होते ही बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्य दिलाई। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाने का ऑफर दिया है। जो है तैयार है पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने बीमा भारती की दावेदारी के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।
बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। आज 75 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में देर रात तक चली। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में यूपी की लोकसभा की बची 25 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। सीईसी की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बीजेपी की आने वाली लिस्ट में यूपी की 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी कर सकती है। और वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बची सीटों पर भी मंथन किया गया। बीजेपी अब तक 291 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल की बची हुई 22 लोकसभा सीटों में से 19 पर चर्चा हुई। पार्टी बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा की लोकसभा की सभी 21 सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और बीजेपी नेता संबित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी राजस्थान की बची 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी महिला प्रत्याशी उतार सकती है। आंध्र प्रदेश की 6 सीटों पर भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा पूरी हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 46 और उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। वाराणसी से अजय राय को एक बार फिर से चुनाव में उतारा गया है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एमपी की बात की जाए तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वाराणसी से पीएम मोदी के सामने अजय राय को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। एमपी की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट मिला है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद को, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, तमिलनाडु के शिवगंगा से कार्तिक चिदम्बरम को टिकट मिला है। तो वहीं बाराबंकी से पीएम पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। और दिल्ली में आज बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। कैंडल मार्च निकालेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सभी विधानसभा इलाकों में निकलेगा मार्च। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च और पुतला दहन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सबको मिलकर अरविंद केजरीवाल की ढाल बनकर खड़े रहना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आखिरी कील साबित होगी। आपने कहा है कि केंद्र सरकार पुलिस के जरिए हमारे चुनाव प्रचार को दबाने की कोशिश कर रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के इस ऐलान के बाद बीजेपी भी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में प्रदर्शन का फैसला किया है। वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज पालिका बाजार के गेट नंबर 1 पर सुबह करीब 10:30 बजे केजरीवाल के भ्रष्ट कर्मों की होली जलाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसी समय ब्रह्मपुरी के तीसरा पुस्ता इलाके में होली का दहन करेंगे, जबकि बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी सुबह 10:30 बजे संगम विहार में गलोबस स्कूल के सामने होली जलाएंगे। और बड़ी खबर है, होली के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में होली के बाद सुनवाई होगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। केजरीवाल ने जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, होली के बाद बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने सुनवाई की मांग की और दिल्ली हाई कोर्ट में होली के बाद सुनवाई होगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी और उसके बाद सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग खारिज कर दी। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या आज सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
केजरीवाल की याचिका में दलील दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ही अवैध हैं, इसलिए उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार कैसे काम करेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जितना तंग किया जा रहा है, मेरे ख्याल में शायद ही इस देश की हिस्ट्री में हो। तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको 370 से पार का यकीन है तो कम से कम फिर यकीन रखिए ना। आप डर क्यों रहे हैं इतना? तो कोई भी छोटा सा अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम बन गया है, एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार? जेल चले गए हैं, ये पक्का थोड़ी जेल चले गए हैं, दोषी थोड़ी साबित हुए हैं, आरोप लगाया है, जेल में से भी चला सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहा है कि उन्हें भारतीय राजनीति की परंपरा का पालन करते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति आज ये ट्रेंड सेट कर देता है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद जेल से सरकार चलाता रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जेल से सरकार चलाने की बात को कानून के जानकारों ने खारिज कर दिया। मामले पर रिटायर्ड जस्टिस सतीश चंद्रा ने टीवी9 से खास बातचीत की। ऐसा कोई नियम लॉ के अंदर तो है नहीं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कोई सीटिंग सीएम जो है वो जेल जाएगा और वहाँ सत्ता चलाने की बात करेगा। ये तो अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर भी जो स्टालिन बालाजी थे, तो हाई कोर्ट ने पूछा कि हाउ इज कंटिन्यूइंग एज ए मिनिस्टर, और आप देखें लालू जी ने भी जो है जेल जाने से पहले रिजाइन किया था। बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के अंदर की, कोई पहली बार नहीं है जो किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा हो। हमारी नैतिकता यही कहती है कि जेल से सत्ता चलाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भगोरिया मेले में शामिल हुए। इस दौरान वे लोक नृत्य करते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी की लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान शनिवार को अलग अंदाज में नजर आए। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी अंदाज दिखाते हुए हाथ में तीर कमान लेकर पत्नी साधना सिंह के साथ लोक नृत्य करते दिखे। इस दौरान उन्होंने लोगों को भगोरिया पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीहोर ब्रिजेश नगर इलाके में पहुंच शिवराज ने रोड शो भी किया। इससे पहले शिवराज विदिशा लोकसभा क्षेत्र की गंज बासोदा विधानसभा में प्रचार के लिए पैसेंजर ट्रेन में सफर करते नजर आए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जो कुछ करती है अपने लिए करती है, लेकिन कांग्रेस जो कुछ करती है जनता के लिए करती है। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम पेंशन करेंगे 6000। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए नारा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी जो कुछ भी करती है वो अपने लिए करती है। ऐसे में फैसला जनता को करना है। ये हम नारा दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है 400 पार, हम कह रहे हैं कि हम पेंशन करेंगे 6000। हम कर रहे हैं जनता के लिए नारे, बीजेपी कर रही है उनके लिए नारे। ये फर्क है। लोग ये फर्क समझ रहे हैं कि हम जनता के लिए चल रहे हैं और बीजेपी अपने लिए चल रही है। और वहीं पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 तक पहुंच गया है और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। पंजाब में शाही ब्रांड की जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। ये जहरीली शराब किस किस एरिया में पहुंच चुकी है किसी को कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से मुनादी कराकर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अगर शराब पीने से किसी की थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। भगवंत मान की प्राथमिकता सत्ता के नशे में चूर होकर दिल्ली आना है। आज सवाल ये पैदा होता है कि इन 21 जानों के लिए कौन जिम्मेदार।
संगरूर शराब कांड को लेकर निर्वाचन आयोग एक्शन में आ गया है। उसने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में सैटी संगरूर शराब कांड की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि शराब कांड के 2 मास्टरमाइंड हरमनप्रीत और गुरलाल पकड़े जा चुके हैं। जिस केमिकल से शराब बनाई गई थी वो फैक्ट्री यूज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें रंग मिलाकर शराब बनाई गई। एक एक्यूज्ड आटे ते प्रेथण वर्गा भी शामिल होएगा। वी विल नॉट लीव एनीबॉडी। इफ देयर इज एनी कॉन्स्पिरेसी एंगल वी विल इन्वेस्टिगेट, टेक द इन्वेस्टिगेशन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन and in a timely manner put the challan in the court. असम में एक छात्र को आईएसआईएस का समर्थन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। असम एसटीएफ की हिरासत में दिख रहा ये छात्र आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट है। खबर है कि ये छात्र आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा था, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि छात्र ने एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने दावा किया था कि वो आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा है। ईमेल मिलने के बाद आईआईटी गुवाहाटी के अधिकारियों से संपर्क किया गया। आईआईटी के अधिकारियों ने बताया कि छात्र लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है, जिसके बाद उसकी तलाश की गई और स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ा गया। हमास इजराइल जंग के खिलाफ इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां इजरायली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क ब्लॉक करके आगजनी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों में हमास बंधकों के रिश्तेदार शामिल थे, जिनका आरोप है कि सरकार उनके परिजनों की रिहाई के लिए जरूरी प्रयास नहीं कर रही है। साथ ही ये लोग गाजा पर हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके हमास लड़ाके कई लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे, जिनमें से अधिकतर की रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। देश भर में शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अर्थ आवर मनाया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद अर्थ आवर मनाया गया। इस दौरान दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भी लाइटें बंद कर दी गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 1 घंटे के लिए लाइटें बंद कर दी गई। अर्थ आवर के दौरान कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर लाइटें बंद कर दी गई। तेलंगाना राज्य सचिवालय में 60 मिनट के प्रतीक आकार में मोमबत्तियां जलाकर अर्थ आवर मनाया गया। गुवाहाटी में ऊर्जा संरक्षण के लिए असम विधानसभा की लाइटें बंद कर अर्थ आवर मनाया गया। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि हिमाचल सरकार वेंटिलेटर पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिमला पहुंचने पर सभी 9 विधायकों का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शानदार स्वागत किया। विधायकों ने कहा, राज्य में कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। 15 महीनों से जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने बड़े अरमानों से सरकार बनाई थी, पर वो सरकार जो झूठी गारंटियां देकर बनी थी, कोई भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। ड्रैगन की आह निकलने वाली है। जिनपिंग एंड कंपनी में खलबली मचने वाली है। रेड आर्मी में हड़कंप मचने वाला है। बस कुछ दिनों का इंतजार है। समंदर में भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र कहर बरपाने वाला है जो चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकता है। सबमरीन से वो मिसाइल को लॉन्च होने वाली है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी दुनिया को अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखाने वाली है। भारत की इस मिसाइल का नाम है K4। ब्लू जोन में भारत की वो ताकत है जिससे दुश्मन के दिल में डर बैठ गया है। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, ड्रैगन की हर चाल का तोड़, समंदर में भारत का K4।
समंदर में जज्बात चाहत के लिए दुनिया के देशों में होड़ मची है। भारत उसी समंदर पर राज करने के लिए तैयार है। अगले महीने की शुरुआत में इसी समंदर में बड़ी हलचल होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे चीन अभी से कांप गया है। बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के दायरे में भारत ने एरिया वार्निंग जारी कर दी है। यानी अप्रैल की शुरुआत में ऐसा कुछ हो सकता है जो न सिर्फ भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि दुश्मन के दिल में डर भी पैदा कर देगा। क्योंकि ड्रैगन की आह निकलेगी जब बीजिंग किलर मिसाइल दिखेगी। चार 4000 किलोमीटर का रक्षा कवच, ब्लू जोन में भारत की ताकत। कामयाब हिंदुस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड, दुश्मन के दिल में डर जायज। चीन के हर पैंतरे का तोड़ समंदर में गरजेगा भारत का K4। जी हां, ये वो K4 मिसाइल है जिससे अब चीन की खैर नहीं, और बंगाल की खाड़ी में भारत की तैयारियां इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। इस पूरे इलाके में 3 से 4 अप्रैल को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के पूरे 1680 किलोमीटर इलाके में 3 और 4 अप्रैल के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भारत सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल K4 का टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइल ड्रैगन को भारत का जवाब है। वैसे भारत 4 साल पहले ही K4 मिसाइल का सफल टेस्ट कर चुका है। उस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर थी, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब भारत जिस K4 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है उसकी रेंज 4000 किलोमीटर होगी। आखिर किस तरह इस मिसाइल ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है, उसे भी समझ लीजिए। K4 मिसाइल की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई 1.3 मीटर, वजन 2000 किलोग्राम, रेंज करीब 4000 किलोमीटर। यानी अगर न्यूक्लियर ताकत से लैस इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया गया तो ये बीजिंग से लेकर चीन के कई शहरों को टारगेट कर सकती है। जब हम बात करते हैं क्लब मिसाइल्स की और सब सरफेस बैलिस्टिक लॉन्च मिसाइल्स की, तो ये एक क्रेडिबल बहुत बड़ा थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किसी भी देश को देता है। और कुछ ही देश हैं विश्व में, 6 देश जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, जो अपनी समुद्र के नीचे से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दूर के रेंज में छोड़ सकते हैं। तो चाइना को ये एक बड़ा मैसेज मिलने वाला है जब हम ये नया मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी हमने टेस्ट किया है। तो इसलिए चाइना को एक न्यूक्लियर क्रेडिबल डिटरेंस भारत की तरफ से मिलेगा। पानी के नीचे तैरती सबमरीन से लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन K4 की खासियत है इसकी रफ्तार, इसकी एक्यूरेसी और इसकी ताकत। समझिए ये लॉन्च कैसे होती है।
मिसाइल के नुकीले सिरे में लगी मोटर पानी से ऊपर आने में मदद करती है। पानी की सतह को भेदते हुए कुछ सेकंड्स हवा में उड़ती है। कुछ देर में पहली स्टेज का मोटर फायर किया जाता है। मोटर फायर होने के बाद एयर बबल बनता है। दूसरी स्टेज में मिसाइल के दोनों तरफ के नोजल फायर होते हैं। मिसाइल टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। समंदर से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 4 साल पहले जब भारत ने 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल का टेस्ट किया था, तब भारत ने सही मायनों में न्यूक्लियर ट्राइड की ताकत हासिल की थी। यानी भारत ने दुश्मन में परमाणु खौफ पैदा करने की शक्ति हासिल कर ली थी। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि अब भारत जमीन से, आसमान से और समंदर से भी परमाणु हमला कर सकता है। पिछले 1 दशक से विकसित की जा रही इस मिसाइल के परीक्षण हो चुके हैं। यह मिसाइल पूरी तरह से तैयार है। इसे सफल टेस्ट के बाद अरिहंत सबमरीन पर पहले ही तैनात किया जा चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार होने वाली K4 मिसाइल की रेंज बढ़ाई गई है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रसक्त पुण्य बंध है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारत इस वक्त अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रहा है। K4 मिसाइल का डेवलपमेंट तब शुरू किया गया जब भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए हथियारों की जरूरत थी। पहले अग्नि 3 मिसाइल को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस काम में मुश्किलों के बाद K4 मिसाइल के डेवलपमेंट को शुरू किया गया। यही वजह है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है और ड्रैगन का डर दिख भी गया है। जैसे ही भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 अप्रैल के लिए अलर्ट जारी किया, ड्रैगन में खलबली मच गई। चीन को लग गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे में उसने छानबीन के लिए अपना जासूसी जहाज भी भेज दिया है। इस मैप को ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत है, नीचे श्रीलंका और किनारे है अंडमान निकोबार, बीच में है बंगाल की खाड़ी। भारत ने इसी बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चीन ने टोह लेने के लिए अपना जासूसी जहाज चियांग होंग 01 भेज दिया, जो बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब पहुंच गया है। चीन का एक जासूसी शिप शक्तिशाली एंटीना से लैस है, जो मिसाइलों को अच्छी तरह से ट्रैक करने में माहिर है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिसाइल की रेंज, उसका लक्ष्य, मिसाइल का टाइप जैसी जानकारियां भी जुटा सकता है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में और करीब आने की गलती नहीं करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस चीन का जहाज करीब 100 मीटर लंबा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन भारत की K4 मिसाइल के संभावित टेस्ट से किस कदर डरा हुआ है। कि अगर हमारे ऊपर अटैक न्यूक्लियर सबमरीन, किसी न्यूक्लियर अटैक को हमें सामना करना पड़ा, तो हम द्रुत गति से, हम पूरी जोश के साथ और पूरी अपनी पकड़ और अपनी ताकत के साथ ऐसा न्यूक्लियर अटैक करेंगे और ऐसा सरप्राइज अटैक करेंगे जो समुद्र से होगा कि दुश्मन को एक हम ना कुछ जवा देंगे। तो इसलिए इस हिसाब से ये बहुत द्रुत गति से अटैक होगी, प्री प्लान रहेगी और पूरी तरह से एक्सरसाइज में प्रूव करके इसको हमेशा के लिए रेडी रखा जाएगा। तो इस तरह से किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक्शन बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगा, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना होगा। K4 मिसाइल तो चीन के लिए काल साबित होने वाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक रेजिमेंट के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार का यह वो फैसला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। K4 मिसाइल जहां सबमरीन से लॉन्च होने के लिए बनाई गई है, तो वहीं प्रलय मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज 500 किलोमीटर तक है। ऐसे में अगर देखें, अगर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर अवैध कब्जा किए हुए है, उस पर प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो चीन के बंकर सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे।
इसी तरह इसके आसपास मौजूद चीन के मिलिट्री बेस 34 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। यहीं पर रेड आर्मी का हथियार डिपो भी है, जो प्रलय के अचूक प्रहार से सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। जिस तरह अक्साई चीन को लेकर चीन डरा हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान भी पीओके को लेकर भारत के एक्शन से दहशत में है। अगर प्रलय मिसाइल के मारक रफ्तार के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रलय मिसाइल से प्रहार हुआ तो पाकिस्तान के बंकर 17 से 25 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। वहां के मिलिट्री बेस को खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। वहीं पाकिस्तानी हथियार डिपो का भी 20 सेकंड से ज्यादा टिकना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात जो एलओसी से बेहद नजदीक है वो है आतंकियों के लॉन्च पैड। प्रलय के सामने ये 5 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ प्रलय वाला भय है। भारतीय फौज पहली बार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रही है। इसकी मारक क्षमता और दूसरी खूबियां भी जान लीजिए। यह हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है। यह लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट पावर 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम हथियार ले जाने वाला है। उड़ान के बीच ये ट्रैजेक्टरी बदलने में माहिर है। रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारत को मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से ही बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में दोनों देशों के मुकाबले भारत की ताकत भी आंक लेते हैं। सबसे पहले वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, जो मौजूदा वक्त में भारत के पास 11 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या सिर्फ 2 है। सबसे ज्यादा 50 डिस्ट्रॉयर चीन के पास हैं। इसी तरह एक युद्धपोत फ्रिगेट भी है। फ्रिगेट साइज में कुछ छोटा होता है, जबकि फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। इनकी संख्या भारत के पास 12 है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 6 फ्रिगेट हैं। जबकि यहां पर भी चीन सबसे आगे है, जिसके पास 43 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा समंदर में किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए उसकी सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर तीनों देशों में इसकी तुलना करें तो भारत के पास 18 सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन है और चीन के पास सबसे ज्यादा 78 पनडुब्बियां हैं। चीन कई मामलों में भारत से आगे है, लेकिन भारत का एक हथियार ही चीन के छक्के छुड़ा सकता है और भारत की ताकत का वो प्रमाण है K4 मिसाइल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।